जिस इंसान ने अपनी कलम की स्याही से बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार की किस्मत लिख दी, जिसने करोड़ों लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया, वही शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक एक लफ्ज बोलने के लिए क्यों तरस गया। जो आदमी कभी बॉलीवुड का सबसे पावरफुल किंग मेकर था, जिसके बिना अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज अधूरी थी, आखिर क्यों उसे उसी इंडस्ट्री ने जीते जी भुला दिया। ये कहानी उस उस्ताद की है जिसने गरीबी की धूल से उठकर चांदी के पर्दों पर राज किया, लेकिन अंत इतना खामोश होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। कादर खान ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों अमिताभ बच्चन और कादर खान जैसे गहरे दोस्तों के बीच एक छोटी सी जी शब्द की वजह से दरार आ गई। क्या कादर खान की काबिलियत ही उनकी दुश्मन बन गई थी क्योंकि वो एक साथ एक्टिंग, राइटिंग और कॉमेडी तीनों में सबको मात दे रहे थे। कहा जाता है कि कादर खान को फिल्मों से निकालने के लिए बाकायदा साजिशें रची गई। क्या वाकई इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम उनकी बढ़ती ताकत से डर गए थे? वो कौन सा पल था जब कादर खान को एहसास हुआ कि जिस माया नगरी को उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए, वहां अब उनकी कोई भी जगह नहीं बची? क्या सच में राजेश खन्ना और कादर खान के बीच कोई ईगो वॉर था? और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा इंसान जो गालियों वाली झोपड़पट्टी से निकल कर आया था, उसने अपनी जुबान को इतना मीठा और धारदार कैसे बनाया कि पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो गई? इन सारे सवालों के जवाब हम इतने आसानी से नहीं मिलने वाले। इसके लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा, काबुल की उन पथरीली गलियों और मुंबई के उस नरक जैसे इलाके में जाना होगा जहां से एक लेजेंड बनने की शुरुआत हुई थी। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के काबुल में। कादर खान का जन्म वहीं हुआ था, लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जिसे लोग नरक कहते थे। उनके पिता अब्दुल रहमान और माँ इकबाल बेगम के 3 बेटे उनसे पहले पैदा होते ही मर गए थे। माँ को लगा कि शायद काबुल की मिट्टी में कोई खराबी है, इसलिए वो अपने चौथे बेटे कादर को बचाने के लिए मुंबई भाग आई। लेकिन मुंबई का वो इलाका वो था कमाटीपुरा। कमाटीपुरा जहाँ जिस्म फरोशी, नशा, जुआ और कत्ल आम बात थी। कादर खान एक ऐसी झोपड़पट्टी में पले बड़े जहां हर सुबह किसी न किसी की लाश मिलती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि हफ्ते में 3 दिन उन्हें भूखा सोना पड़ता था। कादर खान अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनके माँ बाप का तलाक हो गया। उस दौर में एक अकेली औरत के लिए कमाटीपुरा में रहना नामुमकिन था। उनके नाना ने उनकी मां पर दबाव डाला कि वो दूसरी शादी कर ले। कादर खान अपनी आंखों के सामने अपनी मां को किसी और के साथ जाते देख रहे थे। उनके सौतेले पिता का बर्ताव कादर खान के प्रति क्रूर था। वो अक्सर कादर से कहते, जा अपने असली बाप से पैसे मांग कर ला वरना खाना नहीं मिलेगा। कादर खान नंगे पैर अपने असली पिता की मस्जिद के बाहर जाकर खड़े रहते, जो वहां मौलवी थे। पिता कहते, बेटा मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। मासूम कादर खाली हाथ लौटता और घर पर उसे फिर से गालियां और मार मिलती। एक दिन कादर ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस गंदगी से निकलना चाहता हूँ। माँ ने कादर खान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर तूने कलम पकड़ ली तो ये गरीबी खुद ब खुद भाग जाएगी। जब घर में सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ जाता और भूख बर्दाश्त नहीं होती तो कादर खान भागकर कब्रिस्तान चले जाते थे। कमाटीपुरा के पास ही एक बड़ा कब्रिस्तान था। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती, कादर खान वहां कब्रों के बीच बैठकर चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग बोलते थे। वो असल में अपनी भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन अनजाने में वो अपनी आवाज और डिक्शन पर काम कर रहे थे। एक रात एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने अंधेरे में एक बच्चे को कब्रों के बीच बातें करते देखा तो वो डर गया। उसने करीब जाकर पूछा, बेटा तू पागल है क्या? यहाँ मुर्दों से क्या बात कर रहा है? कादर खान ने पलके झिपकाए बिना जवाब दिया, मैं बातें नहीं कर रहा, मैं अपनी तकदीर लिख रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने उनकी आंखों में वो आग देखी जो अक्सर बड़े कलाकारों में होती है। इस तरीके से फिर जैसे तैसे समय आगे बढ़ा और कादर खान ने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मुंबई के साबु सिद्दीकी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गए। सोचिए, एक लड़का जो कमाटीपुरा की गलियों से निकला, वो अब सूट बूट पहनकर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, लेकिन उसके अंदर का कलाकार अभी भी जिंदा था। कॉलेज के एक फंक्शन में उन्होंने एक नाटक लिखा और परफॉर्म किया। वहां मौजूद एक लोकल जर्नलिस्ट ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रोफेसर साहब ये इंजीनियरिंग छोड़िए, आप नौटंकी अच्छी कर लेते हैं। कादर खान को वो बात चुभ गई। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया वो अपनी इस नौटंकी से ही दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे। उन्होंने नाटक लिखना जारी रखा और धीरे धीरे पूरी मुंबई के थिएटर सर्किट में उनका नाम गूंजने लगा। अब दौर था 1970 के दशक का। कादर खान थिएटर में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन बॉलीवुड में अभी भी उनके लिए दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खुला एक नाटक की वजह से, जिसका नाम था ताश के पत्ते। दिलीप कुमार, जिन्हें उस वक्त इंडस्ट्री का भगवान माना जाता था, उन्होंने कादर खान के नाटक ताश के पत्ते के बारे में सुना। दिलीप साहब खुद वो नाटक देखने आए। नाटक खत्म हुआ,
पर्दा गिरा और दिलीप साहब स्टेज के पीछे पहुंच गए। कादर खान पसीने से तरबतर थे। दिलीप कुमार ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मियां तुम बहुत शानदार लिखते हो और उससे भी बेहतर एक्टिंग करते हो, क्या मेरे साथ काम करोगे? कादर खान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को स्क्रीन पर देखते थे वो उन्हें काम ऑफर कर रहा था। दिलीप कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म सगीना, जो कि 1974 में आई थी, और बैराग में मौका दिया। यहीं से कादर खान का फिल्मी सफर शुरू हुआ। दिलीप कुमार के बाद कादर खान की मुलाकात हुई उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से। फिल्म थी रोटी, जो कि 1974 में आई थी। फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई को एक ऐसे राइटर की तलाश थी जो झन्नाटेदार डायलॉग लिख सके। कादर खान को बुलाया गया। राजेश खन्ना का उस वक्त बहुत दबदबा था। उन्होंने कादर खान से कहा, सुना है बहुत अच्छा लिखते हो, कुछ सुनाओ। कादर खान ने जब डायलॉग सुनाने शुरू किए तो सेट पर सन्नाटा छा गया। मनमोहन देसाई इतने खुश हुए कि उन्होंने कादर खान को उसी वक्त गले से लगा लिया और 21,000 रुपए का चेक काटकर उन्हें तुरंत दे दिया। उस दौर में 21,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। कादर खान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी माँ की वो बात याद आई, कलम पकड़ ले, गरीबी भाग जाएगी। फिर समय आगे बढ़ा। 70 के दशक के आखिरी सालों में अमिताभ बच्चन और कादर खान की वो जोड़ी बनी जिसने इतिहास रच दिया। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई, ये दो ऐसे डायरेक्टर थे जो कादर खान के बिना फिल्म बनाने की सोच भी नहीं सकते थे। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जो कि 1978 में आई थी, कि वो आइकॉनिक डायलॉग्स, मियां ये जिंदगी वो ढोल है जिसे हर कोई बजाता है, ये सब कादर खान की कलम से निकले थे। कादर खान ने अमिताभ बच्चन को वो आवाज दी जो आम आदमी की जुबान थी। वो गलियों के शब्द, वो भारी आवाज में जज्बात भरने का हुनर, ये कादर खान ने अपनी कमाटीपुरा वाली जिंदगी से सीखा था। अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बड़ी हिट अमर अकबर एंथनी, नसीब, लावारिस, इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कादर खान ही थे। फिर धीरे धीरे समय बीता और अब कादर खान सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहते थे, उन्हें एक्टिंग की भी भूख थी। शुरुआती फिल्मों में छोटे मोटे रोल के बाद उन्होंने विलन के तौर पर पहचान मिली। फिल्म परवरिश और 2 और 2 5 में उन्होंने अपनी वर्सटाइल एक्टिंग दिखाई। लोग हैरान थे कि जो आदमी इतने संजीदा डायलॉग लिखता है वो स्क्रीन पर इतना खुखार कैसे दिख सकता है। उनकी कॉमेडी की टाइमिंग भी गजब थी। वो दौर ऐसा था कि अगर फिल्म में कादर खान विलन है तो लोग डरते भी थे और उनके स्टाइल पर फिदा भी रहते थे। लेकिन विलन से कॉमेडियन बनने का सफर और भी दिलचस्प था। 80 के दशक के मिड में कादर खान ने साउथ की फिल्मों के रीमेक में काम करना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई कादर खान और शक्ति कपूर की वो जोड़ी जिसने अगले 15 सालों तक कॉमेडी पर राज किया। फिल्म हिम्मत वाला, जो कि 1983 में आई थी, और मवाली ने उन्हें एक नया अवतार दिया। कादर खान ने देखा कि लोग अब सीरियस विलन से ज्यादा कॉमेडी विलन को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली, अपनी राइटिंग में हैया और आऊ जैसे शब्द जोड़े। शक्ति कपूर अक्सर कहते थे, कादर भाई मेरे लिए सिर्फ को स्टार नहीं बल्कि वो मेरे गुरु हैं। वो सेट पर ही डायलॉग बदल देते थे और सीन को कल्ट बना देते थे। 90 का दशक आते आते कादर खान कॉमेडी के बादशाह बन चुके थे। डायरेक्टर डेविड धवन, गोविंदा और कादर खान, ये एक ऐसी तिकड़ी थी जिसके नाम से ही फिल्में सुपरहिट हो जाती थी। कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, इन फिल्मों में कादर खान ने अक्सर गोविंदा के ससुर या पिता का रोल निभाया। सेट पर गोविंदा और कादर खान के बीच एक ऐसी होड़ लगी रहती थी कि कौन ज्यादा हंसाएगा। गोविंदा कहते थे, जब तक कादर भाई सामने नहीं होते मेरी कॉमेडी पूरी नहीं होती। लेकिन इसी सफलता के बीच कुछ ऐसा पकड़ा था जो कादर खान के करियर को हिलाने वाला था। कहा जाता है बॉलीवुड में उगते सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन ढलते सूरज को कोई पानी तक नहीं पूछता। कादर खान के साथ भी हुआ कुछ ऐसा ही। उनके पतन की शुरुआत किसी नाकामी से नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान से हुई थी। ये वो इंसिडेंट है जिसने कादर खान की जिंदगी बदल दी। दरअसल कादर खान और अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में कादर खान की कलम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कादर खान उन्हें हमेशा अमित कहकर बुलाते थे। लेकिन 80 के दशक के आखिर में जब अमिताभ राजनीति में गए और वापस आए तो उनके आसपास का माहौल बदल चुका था। एक दिन सेट पर कादर खान ने देखा कि हर कोई अमिताभ को सर जी कहकर बुला रहा है। एक प्रोड्यूसर ने कादर खान से कहा, आप सर जी को बुला लाइए। कादर खान भड़क गए। उन्होंने कहा, सर जी? कौन सर जी? वो मेरा दोस्त है अमित। कादर खान ने एक इंटरव्यू में खुद माना था कि उन्होंने जी लगाने से साफ इनकार कर दिया था। नतीजा, अमिताभ बच्चन की फिल्मों से कादर खान का नाम धीरे धीरे कटने लगा। जिन फिल्मों को वो अपनी रूह से लिखते थे वहां अब उनके लिए दरवाजे बंद होने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ईगो क्लैश ने कादर खान को अंदर से तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा उनके हुनर से ज्यादा एक जी शब्द की कीमत हो गई है।
इसके बाद फिर आया दौर डबल मीनिंग कॉमेडी के कलंक का। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 के दशक में कादर खान ने शक्ति कपूर के साथ मिलकर कई कॉमेडी फिल्म की थी, लेकिन इसी दौर में उन पर आरोप लगा कि वो चीप और डबल मीनिंग डायलॉग लिख रहे हैं। मवाली और तोहफा जैसी फिल्मों के डायलॉग पर खूब विवाद हुआ। बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू किया कि प्रोफेसर कादर खान अब गिर चुके हैं। कादर खान को इस बात का गहरा दुख था। उन्होंने एक बार सफाई में कहा था, मैं वही लिखता हूं जो जनता सुनना चाहती है। अगर मैं अच्छा लिखता हूं तो लोग थिएटर नहीं आते। लेकिन इस विवाद ने उनकी इमेज को एक सस्ते कॉमेडियन के तौर पर फिक्स कर दिया, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। इस तरह धीरे धीरे वक्त बदला और 2000 का दशक आते आते बॉलीवुड मॉडर्न हो गया। अब सलाम नमस्ते वाली फिल्में चलने लगी थी और कादर खान की देसी और भारी संवाद अदायगी आउटडेटेड होने लगी थी। जिस तिकड़ी ने दर्जनों हिट फिल्में दी थी, उस डेविड धवन और गोविंदा ने धीरे धीरे कादर खान को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। नई पीढ़ी के एक्टर्स को लगा कि कादर खान का स्टाइल अब नहीं चलेगा। कादर खान सेट पर जाते तो उन्हें घंटों तक इंतजार करवाया जाता। जिस इंसान के लिए कभी प्रोड्यूसर लाइन लगाते थे, उसे अब छोटे मोटे रोल्स के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही थी। एक दिन सेट पर एक नौजवान डायरेक्टर ने कादर खान से कहा, खान साहब थोड़ा नेचुरल एक्टिंग कीजिए, ये पुराना चिल्लाने वाला स्टाइल अब नहीं चलता। कादर खान खामोश हो गए। उन्होंने अपनी वैनिटी वैन में जाकर आंसू बहाए। उन्हें एहसास हो गया कि ये इंडस्ट्री अब उनकी नहीं रही। फिर साल 2010 के बाद कादर खान की सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें घुटनों की समस्या हुई, जिसके ऑपरेशन के बाद उल्टा वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द शारीरिक नहीं मानसिक था। वो मुंबई के अपने घर में अकेले पड़े रहते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा स्टार जिसे उन्होंने सुपरस्टार बनाया था, उनका हाल तक पूछने नहीं आता था। उन्होंने एक बार दर्द भरी आवाज में कहा था, लोग भूल जाते हैं जब आप काम के नहीं रहते तो आपकी पहचान भी खत्म हो जाती है। शक्ति कपूर इकलौते ऐसे शख्स थे जो कभी कभी उनसे मिलने जाते थे। शक्ति कपूर ने एक बार बताया था कि कादर खान अक्सर उनसे पूछते थे, शक्ति क्या अमित ने मेरा हाल पूछा? और शक्ति के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। साल 2015-16 के दौरान जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो बेहद ही कमजोर और व्हीलचेयर पर दिख रहे थे, तब सोशल मीडिया पर दुआओं का सैलाब आ गया। लेकिन ये दुआएं बहुत देर से आई थी। कादर खान अपने आखिरी दिनों में कनाडा चले गए, अपने बेटों के पास। वहां उनकी हालत और बिगड़ती गई। उन्हें प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। सोचिए, जिस इंसान ने दुनिया को बोलना सिखाया, जिसकी जुबान से निकले शब्द आग उगलते थे, वो खुद अपने आखिरी समय में बोलने के काबिल तक भी नहीं बचा था। फिर आया दिन 31 दिसंबर 2018 का, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। कादर खान ने कनाडा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौत के बाद बॉलीवुड से बड़े बड़े ट्वीट्स आए। अमिताभ बच्चन ने उन्हें बेहतरीन कलाकार बताया, गोविंदा ने उन्हें फादर फिगर कहा। लेकिन कादर खान के बेटे सरफराज खान ने एक इंटरव्यू में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, जब मेरे पिता बीमार थे और उन्हें जरूरत थी, तब इनमें से कोई भी सुपरस्टार उनके पास नहीं आया। उनकी मौत के बाद रोने का क्या मतलब? कादर खान को भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। उन्हें कनाडा के कब्रिस्तान में ही दफनाया गया। कमाटीपुरा की कब्रों से शुरू हुआ सफर कनाडा की एक ठंडी कब्र पर जाकर खत्म हुआ। कादर खान ने हमें सिखाया कि कामयाबी की बुलंदियां छूना आसान है, लेकिन उन बुलंदियों पर टिके रहना और अपनों का साथ बचाए रखना सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने फिल्मों को सब कुछ दिया जो उनके पास था, लेकिन अंत में उनके पास सिर्फ उनकी खामोशी बची थी। तो अब आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने कादर खान जैसे महान कलाकार के साथ नाइंसाफी की? कि आज के सुपरस्टार अपनी सफलता के नशे में उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनकी बुनियाद रखी थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कादर खान जैसे कलाकार फिर कभी पैदा नहीं होते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आशिकी फिल्म के सुपरस्टार राहुल रॉय आज किस हालत में है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।